Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we are tackling a unit that looked difficult but it actually a gold mine for marks. International Human Resource Management that come under the Human Resource Development Unit 3 Code 55. In yesterday video we discussed the concept of IHRM, Morgan model and strategy of IHRM. Today we discuss about the core function of human resource management at international level. Let's start what we will cover. We will cover, firstly we understood the what is IHRM in simple word, and then IHRM function. We cover recruitment, selection at the international level, training, development, compensation management, international performance management and international industrial relation. Let's look the concept of IHRM. I already discussed in previous video definition Morgan model, but we just quick revision of the basic concept of IHRM. IHRM is simply what you can say, it's the procurement, allocation, utilizing human resource of international business. But you know, UGC NT never ask about the simple definition. It's always ask about the strategy. It's always about the approach model of IHRM. But it is the Morgan 3 model. It's the Q and it have a 3 parts: HR activity, type of employee and country involved. Type HR activity, what we do at international level: procure, utilization and evaluation. Then type of employee, which type of employee we are hiring: parent country nation, host country nation, third country nation एंड कंट्री इन्वॉल्व वेयर वी ऑपरेट, कहाँ पे हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है. ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ाई है, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. देन स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन, EPRG फ्रेमवर्क आई ऑलरेडी डिस्कस, बट व्हाई वी हियर डिस्कस अगेन बिकॉज इट्स द स्टाफिंग स्ट्रेटेजी. फॉर एग्जांपल इथनोसेंट्रिक, आपको पता है जितनी भी स्टाफिंग होगी ऑल की पोजीशन फिल बाई पेरेंट कंट्री नेशन हेडक्वार्टर ड्रिवन कल्चर. मतलब जितनी भी स्टाफिंग होनी है वो सारी कहाँ से होगी, हमारे पेरेंट कंट्री नेशन से होगी, जहां का हमारा हेडक्वार्टर है, वहां की जितनी भी वैल्यू है, कल्चर है, सब कुछ हमारा वहीं से स्टार्ट होगा. देन पॉलीसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक में हमारा हो गया सब्सिडी मैनेज बाय होस्ट कंट्री नेशंस. जितनी भी ब्रांचेज हैं, जहां पे हमारी ब्रांचेज हैं, सब्सिडीज हैं किसी भी कंपनी की, वहीं से हमारी सारी स्टाफिंग होगी. मतलब लोकल पीपल, जहाँ के लोग, यहाँ पे बिजनेस है. जैसे एग्जांपल व्हेन इन रोम डू एज ए रोमन्स, जैसे रोम में अगर आप वर्किंग हो तो रोमन लोग जैसे करते हैं वैसे ही आपको स्टाफिंग करनी है. ठीक है. देन थर्ड है रीजियोसेंट्रिक. रीजियोसेंट्रिक इट मीन्स स्टाफिंग हैंडल विद इन द जियोग्राफिक एरिया, जहां पे हमने स्टाफिंग कैसे, ये क्या है हमारा फंक्शन है ना. अब हमने स्टाफिंग भी ऑल्सो फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बट वी ब्रॉड एज ए इंटरनेशनल लेवल. रीजियोसेंट्रिक विद इन जियोग्राफिकल, किस तरीके से है आपका सार्क है, यूरोपियन यूनियंस हो गए, उसी के बेसिस पे आप स्टाफिंग करेंगे. देन जियोसेंट्रिक, बेस्ट पीपल कौन है रिगार्डलेस नेशनलिटी, ग्लोबल माइंडसेट है, बेस्ट पीपल फॉर आर की जॉब. तो हम स्टाफिंग कैसे करेंगे, तो ये एक तरह का फंक्शन है ना, स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें किसके लिए, IHRM के फंक्शन के लिए. और आज हम क्या डिस्कस करें, IHRM का फंक्शन. तो पहले स्ट्रेटेजी ओरिएंटेशन के बेसिस पे, जो कि पर मैटरनिटी दी थी, स्टाफिंग हम कैसे कैसे करते हैं, मतलब लोकेशन क्या क्या रहेंगी, जहां हेडक्वार्टर वहां रहेगी, या ब्रांच है वहां, या बेस्ट जो स्किल है वो रहेगा, या फिर हमारा जियोग्राफी के रीजन के बेसिस पे रहेगा. अब आते हैं हम कोर HR फंक्शन, जो कि स्टाफिंग का स्ट्रेटजी बेस्ड हो गया. देन फर्स्ट हमारा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. देन हमारा इंटरनेशनल, हमारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट, देन इंटरनेशनल कंपनसेशन बेनिफिट, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल relation. Let we cover one by one. First, international recruitment selection. Recruitment selection है expatriation. जब हम कोई भी एम्प्लॉय को हम जब अब्रॉड भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेट्रिएशन. यहाँ पे आपको एक सिंपल, क्योंकि फंक्शन तो आपके सेम ही रहेंगे जो आपने HR में पढ़े, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इवोल्यूशन, इंडस्ट्री रिलेशन, ट्रेड यूनियन. बट अब हम एक ऐसे टर्मोलॉजी, क्योंकि वो ज्यादा टर्मोलॉजी पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होनी चाहिए कि अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या टर्मोलॉजी चेंज होती है. जैसे एक्सपेट्रिएशन है, एक्सपेट्रिएशन किसे बोलते हैं, जो एम्प्लॉय को अब्रॉड हम भेजते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेट्रिएशन. देन एक्सपेक्ट्रेट फेलियर. एक्सपेक्ट्रेट फेलियर क्या हो गया, जब कोई एम्प्लॉय को आपने टास्क दिया और वो अपना बिना टास्क कंप्लीट करे, हाफ ड्यूरेशन जो कंप्लीट था उसके पहले ही अगर वो रिटर्न आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेट्रिएट
फेलियर। तो आपको एक्सपेट्रिएट का मतलब समझ गए, जो हम एक्सपर्ट जो होते हैं हमारे, जो बाहर जाते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, उसे हम एक्सपेट्रिएशन बोलते हैं। एक्सपेट्रिएशन फेलियर विदाउट डन एनी असाइनमेंट और कंप्लीट असाइनमेंट देन ही रिटर्न टू बैक होम कंट्री इज कॉल्ड द एक्सपेट्रिएट फेलियर। अब एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि ये होता किस रीजन से, तो हम लोग क्या होते हैं थोड़ा टेक्निकल में चले जाते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये होता है हमारे स्पाउस के एडजस्टमेंट ना होने के कारण। ये हो गया हमारा रिक्रूटमेंट कैटेगरी में। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया अवार्ड फ्रॉम एनी टेक्निकल स्किल। आपको पता है टेक्निकल स्किल तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिलेक्शन रेशियो चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, कल्चर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और मेंडल और ओडू ने स्टडी किया था, उन्होंने बोला था कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस एक रेशियो सिलेक्शन का चाहते हो तो आपके पास 4 फैक्टर्स होने चाहिए। सेल्फ ओरिएंटेशन, आपका खुद का क्या है, देन दूसरों का क्या है, अदर्स ओरिएंटेड जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका, परसेप्चुअल एबिलिटी एंड कल्चर टफनेस। ये सारे चारों फैक्टर आपको पता होना चाहिए जब भी आप सक्सेस रहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हो गया हमारे रिक्रूटमेंट तो एज इट इज सेम रहेगी, लेकिन अब रिक्रूटमेंट में क्या है, जैसे एक्सपेट्रिएट है, वो बाहर गया अब्रॉड गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेट्रिएट। फेलियर को क्या बोलेंगे, जब उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो वो अगर लौट के आ जाता है विदाउट कंप्लीटिंग असाइनमेंट, दैट्स कॉल्ड द एक्सपेट्रिएट फेलियर। सिलेक्शन क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड ऑन इमोशनल स्टेबिलिटी, कल्चर स्टेबिलिटी, कल्चर एडजस्टमेंट, इनके बेसिस इन्वायरमेंट कल्चर के बेसिस पे होना चाहिए। है टेक्निकल है, पर इसके पार्ट हम इनको इस तरीके से भी क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर। देन इंटरनेशनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट। अब आप ट्रेनिंग, क्योंकि जब आप कहीं कोई अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो उसको हम कैसे ट्रेनिंग देंगे, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, मतलब उसको पहले क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, इंक्लूड कल्चर अवेयरनेस। जैसे यूएसए में कोई वर्क करना है, अगर मुझे यूएसए जाना है तो मेरा जो ट्रेनिंग कैसा होगा, कल्चर अवेयरनेस, यूएस का कल्चर कैसा है, हाई कंटेक्स्ट है या लो कंटेक्स्ट है, पता होना चाहिए मुझे। लैंग्वेजेस ट्रेनिंग एंड इन्वायरमेंट ब्रीफिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां पर जाऊंगी तो मुझे वहां के बारे में पता होना चाहिए, जब भी तो मैं वहां टैकल कर पाऊंगी। अगर मुझे वहां के कल्चर के बारे में नहीं पता है तो मैं कैसे टैकल करूंगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमें ट्रेनिंग क्या करती है, पहली होती है हमारी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग जाने से पहले हम जो कल्चर के बारे में नॉलेज देते हैं उससे बोलते हैं। सेकेंड है टंग्स फ्रेमवर्क। इन्होंने भी टंग्स फ्रेमवर्क ने बोला कि ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। उन्होंने बोला ट्रेनिंग होनी चाहिए आपका 2 फैक्टर के बेसिस पे होनी चाहिए। पहला है हमारा ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट, कितनी टाइम का आपका असाइनमेंट है, अगर आपका 5 डेज है, 10 डेज है, 1 मंथ है, 1 ईयर है, उसके बेसिस पे, और कितना कल्चर डिस्टेंस है बिटवीन कंट्री। इन दोनों फैक्टर के बेसिस पे हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने एम्प्लॉय को। रेपुटेशन क्या होता है, अब एक्सपेट्रिएशन मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सपेट्रिएशन हो गया जो अब आप कंपनी जो होम कंट्री से जब आप अदर कंट्री में जाते हो तो उसे एक्सपेट्रिएशन कहते हैं। रेपुटेशन जब आप अदर कंट्री से जब अपनी होम कंट्री में आते हैं तो उसे रेपुटेशन बोलते हैं। तो आपको पता है कि वहां पे भी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग भी जरूरी है और रेपुटेशन ट्रेनिंग भी जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ री इंटीग्रेटिंग द एक्सपेक्ट प्रॉब्लम इंक्लूड रिवर्स कल्चर शॉक एंड डी स्किलिंग। जब जैसे मैं बहुत टाइम से यूएसए में रह रही हूँ, ठीक है, मुझे 10 साल हो गए, अब मैं अचानक अपने होम कंट्री इंडिया लौट के आऊँ तो मुझे कहीं ना कहीं कल्चर शॉक और डी स्किलिंग हो जाएगी। अब मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। देन अब हम आते हैं इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट। एनडीए हमेशा यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, ये तो एक्सपेट्रिएट फेलियर के बारे में पूछ लेता है या फिर कंपनसेशन से तो वो हमेशा पूछता ही है। बैलेंस शीट ये हमारी क्या है, कॉमन मेथड है जो हमारी एमएनसी यूज करती है पीसीएन के लिए, पेरेंट कंट्री नेशनल में। बैलेंस शीट इसमें क्या होगा, हमारे 4 की कैटेगरी होंगी। इनकम क्या है, अगर आप कहीं भी कोई भी इंसान जा रहा है तो उसके लिए आपको कुछ तो पैरामीटर बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। तो इनकम जो भी आपके बेस सैलरी यानी प्रीमियम है। एक्सपेंडिचर, अब आपका कितना है, व्हाट एन एम्प्लॉय स्पेंट ऑन हाउस टैक्सेस एंड गुड्स एंड टाइम। होम कंट्री के एक्सपेंडिचर और होस्ट कंट्री के जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दीज आइटम इन द फॉरेन कंट्री, जहां पे हम काम करने जा रहे हैं वहां पे एक्चुअल में कॉस्ट क्या है। गैप, जो होम एंड होस्ट कंट्री के बीच की जो कॉस्ट का जो गैप है वो कंपनी पे करनी चाहिए। सपोज मैं घर बैठे अगर मैं 50,000 कमा रही हूँ, अगर मैं कहीं और जाके मुझे अगर 50,000 मिले तो वाई शुड आई गो, नहीं जाना चाहिए ना मुझे, क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मुझे क्या है कि अगर जो कंपनी है, अगर मुझे इंडिया का जो भी मेरे एक्सपेंडिचर है, जो मैं बाहर रहूंगी उसका एक्सपेंडिचर हो गया, उनके बीच में जो गैप है हमारा, वो हमारी कंपनी को पे करना चाहिए। ये होता है कंपनसेशन। तो ये सारी चीजें कंपनी पे करती है। देन
कंपोनेंट्स क्या होते हैं पे पैकेज है? सबसे पहले आपका बेस सैलरी, जो कि कोर सैलरी होती है, जो कि आपका होम कंट्री सैलरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है। जो मुझे जैसे इंडिया में आपको जितना मिल रहा है वो आपका बेस सैलरी हो गया। फॉरेन सर्विस प्रीमियम, ये क्या होता है? एक ऐसा होता है जैसे आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हर कोई रेजिस्टेंस टू चेंज होता है ह्यूमन नेचर। तो अब आपको क्या करना है, आपको उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो हमारा जो हमने उन्हें एक ऑफर दिया उस वो हमारा एक्सेप्ट करे। तो हम क्या करते हैं, 10 to 30% बेस पे से और बेसिक पे के बेसिस पर 10 to 30% हम उन्हें फॉरेन सर्विस प्रीमियम प्रोवाइड कराते हैं। हार्डशिप अलाउंसेस क्या हो गए? हार्डशिप अलाउंसेस होता है जब आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग है, पुअर मेडिकल फैसिलिटी है, एक्सट्रीम क्लाइमेट डेंजरस है, तो वहां के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्डशिप अलाउंसेस देना पड़ेगा। जैसे कोई भी, अगर हम इंडिया का बात करें तो अगर कोई जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा, अब तो तब भी बेटर है, फिर भी थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ऐसे अगर हम किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो वॉर जोन में चल रही है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हार्डशिप अलाउंस। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे तो पूछेगा नहीं आपको कंपनसेशन क्या होता है, वो तो एचआरएम में भी कंपनसेशन, लेकिन वो क्या पूछेगा, फॉरेन सर्विस प्रीमियम क्या होता है, हार्डशिप अलाउंसेस क्या होती है। और ये कॉमन ये कब दी जाती है, जब कोई आप डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, क्योंकि अगर कोई यूएसए का इंडिया आ रहा है तो उसको तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, जैसे बोला है फुल फॉर्म, एडजस्ट फॉर द गुड्स एंड सर्विस डिफरेंशियल, जैसे ग्रोसरी इन टोक्यो आर मोर एक्सपेंसिव देन इन दिल्ली। अब आपको वहां का रहने में इतनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसका भी जो डिफरेंस है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या हो गया, जैसे आपने सोचा कि आप इंडिया में रह रहे हैं ऑलरेडी दिल्ली में, लेकिन आप टोक्यो में जा रहे हो तो वहां और ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो भी आपको पे में इंक्लूड होता है। एंड हाउस अलाउंसेस कवर द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय होम मॉर्टेज रेंट एंड यूजली कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउस रेंट। मतलब सारी कंप्लीट, अगर सारी कंप्लीट फैसिलिटी दोगे जब भी कोई एम्प्लॉय आपका बाहर जाएगा, जब कोई एक्सपेक्ट करेगा, तो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये सारी इंक्लूड करनी पड़ती है, बेस पे, फॉरेन सर्विस प्रीमियम, हार्डशिप अलाउंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट एंड हाउसिंग अलाउंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टेक्निकल टर्म, जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी 2023-24 में इससे पूछा गया है, टैक्स इक्वलाइजेशन और टैक्स प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है। टैक्स इक्वलाइजेशन क्या होता है, ये हमेशा पूछता है हाइपोटैक्स से क्या है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथेटिकल टैक्स है वो क्या है, टैक्स इक्वलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ काम कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो फर्म क्या करती है, डिडक्ट करती है एक हाइपोथेटिकल टैक्स, कि जो कि हम पहले अपने जहाँ, जैसे इंडिया में मैं पहले वर्क की, अब मैं यूएसए में वर्क कर रही हूँ, तो मैं अगर मैं इंडिया में काम कर रही, एग्जाम्पल है, रियलिटी नहीं है, तो अगर मैं इंडिया में वर्क कर रही थी, तो जहाँ पे मेरा टैक्स कटता था उतना ही अगर मैं फॉरेन जाऊंगी तो वो मेरा टैक्स कटेगा। और उसके बाद क्या करता है, और कंपनी क्या करती है, सारे एक्चुअल टैक्स बोथ कंट्री के पे करती है। मतलब उसने एक हाइपोथेटिकल टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया, और देन उसके बाद कंपनी ने सारे एक्चुअल टैक्स पे करे, तो इसे क्या कहते हैं, टैक्स इक्वलाइजेशन। इसमें बेनिफिट क्या होता है, देयर टेक होम पे इज गारंटीड एंड जो उसको जितना पैसा आता है वो गारंटी है, स्टेबल है, वो उसका ही है, उसमें से उसे एक्स्ट्रा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टैक्स प्रोटेक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय टैक्स को पे करता है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री का टैक्स अगर हायर होता है तो जो हमारी कंपनी है वो उसे रिटर्न कर देती है। अगर सपोज करो फॉरेन, जैसे यूएसए का टैक्स हायर है देन द इंडिया, तो अगर उसने क्या किया, एम्प्लॉय ने, जो यूएसए में हमारा एम्प्लॉय है, उसने टैक्स तो पे करा, लेकिन जितना हायर है वो इंडिया के कंपेरिजन में वो उसने कंपनी ने रिटर्न कर दिया। अब इसमें बेनिफिट क्या बनता है, अगर फॉरेन कंट्री का टैक्स सपोज करो लो है हमारी कंट्री से, तो वो एम्प्लॉय उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इतना तो उसे बेंचमार्क है, जितना फॉरेन में उतना तो मिलेगा मिलेगा, अगर उससे हाई है तो वो एक्स्ट्रा पे करेगा, रिम्बर्स हो जाएगा, कम है तो आप उस प्रॉफिट को एज ए कंसिडर कर सकते हो। तो दिस कॉल द टैक्स इक्वलाइजेशन, टैक्स प्रोटेक्शन। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाइपोथेटिकल टैक्स से क्या मतलब है, तो हाइपोथेटिकल मतलब वो जब पर्सन जो घर पर पे करता था ऐसा फर्म उसका डिडक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, एक्चुअल में कंपनी ही सारा पे करेगी टैक्स को, वो कहलाएगा टैक्स इक्वलाइजेशन। टैक्स प्रोटेक्शन क्या है, जब एम्प्लॉय टैक्स पे करता है, लेकिन फॉरेन कंपनी क्या करती है, अगर हायर है, फॉरेन टैक्स हायर है, तो वो उसको रिवर्स कर देगी, अगर आपका लो है तो जो भी रिटर्न होगा वो आपको एज ए प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड, अभी हमने क्या पढ़ा, बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट में हमने सारे पढ़ लिए, फॉरेन सर्विस प्रीमियम, कोला, कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लिविंग,
आपने बेसिक्स पढ़ लिए सारे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, गोइंग रेट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच तो जो हमारा बैलेंस बना, गोइंग रेट अप्रोच क्या होता है, जहां आप काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको पे मिलेगा, तो उसे बोलेंगे गोइंग रेट अप्रोच। एक दो ही कंपनसेशन के अप्रोच है, एक बैलेंस शीट एंड सेकंड गोइंग रेट। कंसेप्ट क्या है, एक्सपेक्ट पेड अकॉर्डिंग टू लोकल सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द होस्ट कंट्री। जैसे सपोज मैं यूएस से गई, उसमें क्या बैलेंस शीट में बैलेंस बना के चल रहे थे, होम में क्या है और हाउस में, एम्प्लॉय को लॉस नहीं होना चाहिए। अगर जो भी है उसको दोनों कंट्री का बैलेंस करके उसको दिया जाता है, जैसे टैक्स इक्वलाइजेशन किया, टैक्स प्रोटेक्शन किया, इसके बेसिस पे जो भी एफएसपी हर सारा मतलब उसने बना के दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप इंडिया के हो, अगर आप यूएसए में गए तो आपको यूएसए बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या करती है, यूज टू टीसीएन थर्ड कंट्री नेशन व्हेन एम्प्लॉय इज बीइंग ट्रांसफर परमानेंट। जब अगर सपोज करो एम्प्लॉय परमानेंट शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो उसे कैसा रेट मिलेगा, गोइंग रेट अप्रोच, ठीक है, गोइंग रेट अप्रोच मिलेगा। अब इसके प्रो क्या हो सकते हैं, इट प्रिवेंट पी जेलेसी फ्रॉम लोकल स्टाफ। कहीं ना कहीं जब आप बैलेंस शीट देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ना, आपके इसकी मुझसे ज्यादा पे मिल रहा है। कोई ये नहीं देखेगा आपने कितना सेक्रीफाइस किया, आपने अपना होम से दूर रहे, आप अपना सारा सेक्रीफाइस करके जब वहां पर गए हो, आपको इतनी डिफिकल्टी आ रही है, कल्चर शॉक आ रहे हैं, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जब आपको एक जैसा ही पे मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं लोकल स्टाफ की जेलेसी से प्रिवेंट रहो, क्योंकि जब हम इक्वल पोजीशन पे इक्वल लेवल स्किल पर काम करते हैं, अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं सैलरी के बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं जेलेसी फैक्टर आता ही है। हालांकि आना नहीं चाहिए, लेकिन आता ही है, कॉमन सेंस की बात है। कॉन्स क्या है, वेरी हार्ड टू कन्विंस एम्प्लॉय फ्रॉम हाई पे कंट्री टू मूव टू लो पे कंट्री यूजिंग दिस मेथड। पर ये उनके लिए तो अच्छा है, जैसे इंडिया से यूएसए जाना है, ठीक है, लेकिन आप यूएसए से कैसे इंडिया में इसको, लोग जो यूएस में ऑलरेडी डेवलप है, हाई पे कंट्री है, अब वो इंडिया में आके लो पे कंट्री पे कन्विंस करना बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब हार्ड है। वो जब भी है जब आप उसको सारी फैसिलिटी देंगी, इंडिया लेवल पे नहीं यूएस लेवल पे, जब भी वो एम्प्लॉय यहाँ आएगा, नहीं तो आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये जब फिर वहां पर बैलेंस शीट अप्रोच काम की जाती है, तो ये हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। अब है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शन तो वही, पर इंटरनेशनल लेवल पर हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या डिफिकल्टी आती है, किस तरीके से, कौन कौन सी टेक्निकल टर्म है, यही पूछता है। तो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होता है, हार्ड गोल वर्सेस सॉफ्ट गोल। हार्ड गोल में भी मेजरेबल, क्वांटिटेटिव, जैसे आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्केट। अब परफॉर्मेंस भी तो आपको मेजर करनी है। अब परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे, किसके बेसिस पर कर सकते हो, आपने जो गोल सेट किए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर गोल्स क्या हो गए, क्वालिटेटिव, लीडरशिप स्टाइल, कल्चर एडजस्टमेंट कितना है, कम्युनिकेशन विद द लोकल स्टाफ एंड इंटरपर्सनल skills. Interpersonal skill, when we communicate with two others person, is called the interpersonal skills. Contextual goal, success based on a specific difficulty of location. Example, succeeding war zone region versus stable one. अब हमने क्या देखा, पहले तो हमने दो फैक्टर है, हार्ड गोल आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका कंपनी कितना अर्न कर रही है, दूसरा हमने देखा आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, कल्चर क्या है, कोई बैरियर्स तो नहीं है आपके कम्युनिकेशन का। तीसरा जो आता है हमारा एक और कंटेक्चुअल गोल होता है, हम ये भी देखते हैं सक्सेस किसकी बेसिस, कितनी डिफिकल्टी उसको फेस करनी पड़ी। सपोज करो किसी का स्टेबल कंट्री है, उसने इजीली टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन किसी का वार टोन रीजन है, ठीक है, उसने कितना अचीव किया। तो ये हमारा कंटेक्चुअल गोल होता है, बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो इसके बेसिस पे हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेटर डिलेमा क्या होगा, कौन अप्रीच करेगा, मतलब कौन रेटर कौन होता है, जो रेट करता है, जो आपको इवेल्युएट करता है, जो आपको अप्रीच करता है। तो अप्रीजर कौन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल होम कंट्री मैनेजर है, ठीक है, उसी का एडवांटेज रहेगा कि उसे सारी स्ट्रेटजी, ग्लोबल गोल्स, क्योंकि उसी ने उसको एक्सपेट्रिएट किया हुआ है, उसने उसे अब्रॉड भेजा हुआ है, तो उसे सारी नॉलेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, वो डेली टच में नहीं है, ठीक है, उसके पास जो फैक्ट है, जो डेटा दे दिया है, रिलाई ऑन कोल्ड डेटा, आउट ऑफ टच विद द लोकल फील्ड चेंज। जो लोकल में जो प्रॉब्लम आ रही है वो उससे अवेयर नहीं है, वो सिर्फ डेटा के बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस को अवेलुएट कर सकता है, ठीक है, परफॉर्मर को। होस्ट कंट्री मैनेजर वो क्या करेगा, डेली बिहेवियर कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है लोकल कल्चर में जो चल रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, कल्चर बायसेस। वो क्या करेगा, हो सकता है प्रायोरिटाइज करे लोकल गोल ओवर द ग्लोबल वन, जो एक्चुअल में मेरी कंपनी में काम अच्छा कर रहा है, मुझे नहीं पता ग्लोबली लेवल पे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हो गया होस्ट कंट्री मैनेजर। और जो सबसे बेस्ट होता है 360 डिग्री फीडबैक, क्योंकि आप होम कंट्री से भी लो, होस्ट कंट्री से भी लो, और देन उसको अप्रेज करो। तो होम कंट्री मैनेजर, जहाँ की कंपनी, जहाँ का हेडक्वार्टर है, वो मैनेजर हो गया।
वो आपको इवेल्युएट, मतलब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है परफॉर्मेंस को मैनेज करने में। होस्ट कंट्री जहां आप जाके काम कर रहे हो वो वहां का भी करते हैं। और 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? होलिस्टिक व्यू फ्रॉम द पीयर, सबऑर्डिनेट एंड क्लाइंट्स। हर एंगल से आपको परफॉर्मेंस को फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो सकता है? ये कैन बी डिस्टॉर्ड बाई कल्चर नॉर्म्स, जिससे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो वहां का रह रहा है, वहां के कल्चर को, वहां के फंक्शन को मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? परफॉर्मेंस को हम तो कैसे मेजर कर सकते हैं, होम कंट्री मैनेजर कर सकता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े होस्ट कंट्री के भी, और 360 डिग्री फीडबैक इज द बेस्ट है, ठीक है। फिर भी उसमें भी डिसएडवांटेज है लेकिन फिर भी बेटर है। देन इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल डंपिंग, आपने ये टर्मिनोलॉजी प्रीवियस वीडियो में भी सुनी होगी। सोशल डंपिंग क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट करती है ऐसी कंट्री में जहां लेबर कॉस्ट आपकी लो हो और रूल रेगुलेशन भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। डेट्स वाई इज कॉल्ड द सोशल डंपिंग। मतलब आपने क्या किया? अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मनी को सेव करने के लिए आपने हमारी इंडिया में क्या है आपको पता है? सबसे ज्यादा लो लेबर कॉस्ट है। लेकिन अगर किसी भी डेवलप कंट्री को काम करवाना होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है, वो हमारी इंडिया में करते हैं। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं क्योंकि वहां पर करेंगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, यहाँ की लेबर कॉस्ट बहुत चीप है, तो ये भी एक तरह की सोशल डंपिंग है। तो मूविंग प्रोडक्शन टू द कंट्री विद द लो लेबर कॉस्ट एंड वीक रेगुलेशन। ट्रेड यूनियन, अब हमें देखना है इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ट्रेड यूनियन इन्फ्लुएंस क्या रहता है? यूनियन ऑफन फियर एमएनसी। जो यूनियन होती हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो अपने राइट्स के लिए या वर्कर की राइट्स के लिए जो स्ट्राइक करते हैं, तो वो क्या है? वो जनरली फियर रहता है, एमएनसी से थोड़ा सा थ्रेटनिंग रहती है, बिकॉज उन्हें पता है कि वो अपना पूरा बिकॉज दे कैन शिफ्ट प्रोडक्शन टू ब्रेक अ स्ट्राइक। वो आज आपको लगा कि यहाँ पे कोई यूनियन खड़ी है, स्ट्राइक कर रही है, तो उन्होंने क्या किया? अपना पूरा बिजनेस कहीं दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे शिफ्ट कर दिया। उस स्ट्राइक को उन्होंने, जो उनकी डिमांड थी उसको फिल्टर करने के लिए, जो उन्होंने स्ट्राइक की थी उसको रोकने के लिए, उन्होंने अपना पूरा कंपनी ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रेड यूनियन का भी इन्फ्लुएंस होता है। तो सोशल डंपिंग आपको पता होनी चाहिए। सोशल डंपिंग मतलब आपने क्या किया? कोई भी प्रोडक्शन मूव कर दिया अदर कंट्री में जस्ट बिकॉज ऑफ द लो लेबर कॉस्ट। ग्लोबल यूनियन फेडरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या होती है? इंटरनेशनल बॉडी है जो कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्लोबली लेवल पे जो रिप्रेजेंट करती है, उन्हें ग्लोबल यूनियन फेडरेशन कहते हैं। तो ये हमारा क्या था? इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन। कंक्लूजन, अभी हमने क्यों पढ़ा? हमने अभी ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आईएचआरएम के फंक्शंस पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हमने आईएचआरएम क्या होता है? प्रिक्योरमेंट, अलोकेबल एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। प्रिक्योर करना, अलोकेट करना, यूटिलाइज करना, डेट्स कॉल्ड द आईएचआर। हम जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। दिस सेकंड हमने पढ़ा अपना मॉर्गन का 3D मॉडल जो कि क्यूब की तरह है, जिसमें हमने तीनों चीज पढ़ी। एचआर एक्टिविटी, कंपनी जहां ऑपरेट करना है, एम्प्लॉय कहाँ से हमें स्टाफिंग करनी है। उसके बाद हमने एचआर फंक्शन में क्या पढ़ा? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में किस तरीके से एक्सपेक्ट्रिएट कैसे करना है, और उसके बाद सिलेक्शन में क्या क्या और बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए। देन हमने उसके बाद पढ़ा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग देनी है, जैसे किसी को कल्चर शॉक नहीं लगना चाहिए। देन उसके बाद हमने इंटरनेशनल कंपनसेशन पढ़ा, जिसमें हमने दोनों पढ़े, बैलेंस शीट अप्रोच एंड गोइंग रेट अप्रोच। बैलेंस शीट में क्या है? फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी मतलब उसको जहां वो काम कर रहा है और जहां बाहर कर रहा है उसमें न्यूट्रल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। डेट्स वाई इज कॉल्ड द बैलेंस शीट अप्रोच। एंड दूसरी थी गोइंग रेट, जो मार्केट में लोकल में जो रेट चल रहा है उसके बेसिस पे हमें स्ट्रक्चर देंगे, उसे गोइंग रेट अप्रोच बोलेंगे। देन हमने उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा कि जो परफॉर्म हमें किस तरीके से करना चाहिए, होस्ट कंट्री मैनेजर कैसे, क्या क्या, होम कंट्री और 360 डिग्री फीडबैक। देन हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, हाइपोटेक्स। ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने द्वारा इसको पॉइंट आउट किया। हाइपोटेक्स, हाइपोथेटिकल टेक्स्ट इक्वलाइजेशन एंड टेक्स्ट प्रोटेक्शन। टेक्स्ट इक्वलाइजेशन क्या है हमारा? टेक्स्ट इक्वलाइजेशन होता है जब आप कोई कंपनी आपका हाइपोथेटिकल टेक्स्ट डिडक्ट करती है और फिर वो एक्चुअल टैक्स कंपनी पे करती है, जैसे इज कॉल्ड द टैक्स इक्वलाइजेशन। टैक्स प्रोटेक्शन पढ़ा, जब आप एक्चुअल टैक्स पे करते हो लेकिन अगर आपका हायर है फॉरेन का, होम कंट्री के अकॉर्डिंग, तो वो कंपनी आपका पे करेगी। और बेस्ट पर्सन फॉर जॉब, जहां स्किल डिमांडेड है, रिगार्ड फ्रॉम द रीजन, रिगार्ड फ्रॉम द इथनोसेंट्रिक, रिगार्ड फ्रॉम द मतलब सब रिगार्डलेस है। आप जब बेस्ट पीपल इन द मार्केट है, जब आप हायर कर रहे हो, तो जी अप्रोच हमारा रहता है जियो सेंट्रिक में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।
थैंक यू सो मच। और ये जो सीरीज है JRF क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो हमारा नेट होता है वो तो हमारा JRF क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो हमारा नेट होता है वो तो हमारा 90% सिलेबस तो आप जो नेट वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जो JRF है वो वही है। तो 10% जो सिलेबस होता है वही हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होती है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सिलेबस में टॉपिक वाइज टॉपिक है। अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आप JRF 2026 क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तब भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।